आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 16। अभी लाहौर पहुंचकर जीवन चरित्र का कार्य फिर से आरंभ किया ही था कि सियालकोट से एक सिख रिसाले के सवारों के डांवाडोल होने के समाचार पहुंचे। पंडित लेखराम उसी समय सियालकोट पहुंचे और बड़े प्रेम से अपने सिख भाइयों को धर्म का महत्व समझाया। 3 दिन तक मोहम्मदी मत के खंडन में आर्यपथिक के प्रबल व्याख्यान होते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि सैकड़ों खालसा मुसलमान होने से बच गए। 13 अप्रैल 1895 के प्रातःकाल मेरे साथ पंडित लेखराम जी मालेर कोटला आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए। यहाँ की कुल मनोरंजक घटनाएं वर्णन करने के योग्य है। पहली, मुसलमानी रियासत होने के कारण पंडित लेखराम के पहुंचने की धूम मच गई। मध्यान्होत्तर का समय धर्म चर्चा के लिए निश्चित था। एक सभ्य मुसलमान सज्जन मुंशी अब्दुल लतीफ नामी ने पुनर्जन्म पर प्रश्न किए, जिनका उत्तर पंडित कृपाराम देते रहे, परंतु मुंशी साहब प्रश्नोत्तर के पश्चात केवल यह कह देते थे कि उनकी तसल्ली नहीं हुई। जब 3-4 बार ऐसा हुआ ही तो मैंने पंडित कृपाराम जी का आशय उनको समझाना चाहा। इस पर वह बहुत बिगड़े। फिर भी जब 2-3 बार मैं प्रबंध के लिए उठा तो मुंशी साहब ने रोककर कहा, आप कौन हो जो बार बार प्रबंध के लिए उठते हो? मैंने उत्तर दिया कि मैं स्थानीय प्रधान की आज्ञा से प्रबंध कर रहा हूं। जब इस पर मुंशी साहब को विश्वास न आया तो प्रधान स्थानीय आर्य समाज ने मेरे कथन का समर्थन किया और मैंने कहा कि मैं पंजाब प्रतिनिधि सभा का भी प्रधान हूं, इसलिए प्रबंध में दखल दे सकता हूं। मुंशी साहब इस पर बोले, आपका नाम किसी प्रतिनिधि के ताल्लुक में किसी अखबार में, विशेषतः सद्धर्म प्रचारक में भी कभी नहीं पड़ा। आप प्रतिनिधि के हरगिज प्रधान नहीं है। तब तो मुझे कुछ असलियत खटकी और मैंने पूछा, क्या आप मेरा नाम भी जानते हैं? मुंशी अब्दुल लतीफ साहब ने फरमाया, खूब जानता हूं, आप पंडित लेखराम साहब हैं। इस पर श्रोतागण खिलखिलाकर हंस पड़े और मुझे पता लगा कि पंजाबी लोकोक्ति ठीक है, नामी शाह खट्ट खाए, बदनाम चोर मारा जाए। पंडित लेखराम के व्याख्यान तो मुंशी साहब ने सुने ही, परंतु मेरे व्याख्यान के पश्चात मेरे हाथ में 5 रुपए इसलिए दिए कि मैं जिस शुभ कार्य में उसे व्यय करना चाहूं कर दूं। दूसरी मनोरंजक घटना रात को हुई। मैं 10-12 दिनों से दिन रात काम करता आया था, इसलिए एकांत में जाकर सो गया। 1 घंटे के पश्चात 2 भाई मेरे पैर दबाने लगे। मैं उठ खड़ा हुआ। क्षमा मांगकर उन भाइयों ने कहा कि अनर्थ होने लगा है, शीघ्र चलिए। मुसलमानी रियासत और हमारे मना करते करते पंडित लेखराम ने मुसलमान से मुबाहसा शुरू कर दिया है। मैं भागा हुआ पंडित लेखराम की ओर चल दिया। वहां क्या देखता हूं कि 4-5 मुसलमानों के बीच में बैठे पंडित लेखराम ने एक मुसलमान युवक का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ है और दूसरा हाथ उसकी जांघ पर रखकर उसे प्रेम से कुछ समझा रहे हैं। और युवक कह रहा है, यह हवाला तो पंडित जी आपने कुरान शरीफ में से निकाल ही दिया, अब तो अपने मौलवी साहब से फिर पूछ कर आऊंगा। परंतु पंडित लेखराम ऐसी जल्दी कब जाने देते थे? बोले, मैं तो मुसाफिर हूं, न जाने फिर मिलना हो वा नहीं, मेरा आशय तो सुन लो। फिर आध घंटे तक वैदिक धर्म की श्रेष्ठता बताकर उन सब मुसलमान भाइयों को बड़े प्रेम से विदा किया। जब मुसलमान विदा हो चुके और पंडित लेखराम को मेरे आने का कारण ज्ञात हुआ तो स्थानीय आर्य समाजियों से कहने लगे, तुम बड़े बोधे हो, क्या मैं तुम जैसों के भरोसे पर धर्म का प्रचार कर रहा हूं? ईश्वर जानता है, तुमसे अविश्वासी नास्तिकों से तो नमाजी मुसलमान 1000 दर्जे बेहतर हैं।
तीसरी घटना। फिर जब मैं 14 अप्रैल की रात को शिक्रम में बैठने लगा तो तीसरी मनोरंजक घटना हुई। आर्य पुरुष चाहते थे कि पंडित लेखराम मेरे साथ ही विदा हो जाएं, इसलिए मेरी शिक्रम को ठहरा लिया और पंडित लेखराम को कहा कि मैं उनके लिए ठहरा हुआ हूं। आर्य पथिक बिना बिस्तर आदि लिए आए और पूछा, क्या आप मुझे जबरदस्ती साथ ले जाना चाहते हैं? स्थानीय अधिकारियों की दशा का ध्यान करके मैंने कहा, चलिए तो अच्छा ही है। पंडित जी के लब फड़कने लगे। मैं सब कुछ समझ गया हूं। आप मुझे आज से सभा का नौकर न समझिए। ईश्वर जानता है ये लोग आर्य नहीं है। क्या मैं इन बुज़दिलों को खुश करने के लिए मैदान से भाग जाऊं? मैं सराय में डेरा करके यहीं रहूंगा। मैं तो खिलखिलाकर हंसा और पंडित जी को नमस्ते कहकर शिक्रम चलवा दी और मालेर कोटला के आर्य समाजी लज्जित होकर आर्य पथिक की सेवा शुश्रूषा में सन्नद्ध हुए। मालेर कोटला से लौटने के पश्चात पंडित लेखराम के रोपड़ आर्य समाज के जलसे में 20 अप्रैल को सम्मिलित होने का पता लगता है, जहां उनके 2 व्याख्यान हुए थे। इन्हीं दिनों प्रीतम देव शर्मा की न्यायी उदासी साधु बालक राम ने भी पंजाब का दौरा शुरू किया था और किस प्रकार प्रीतम देव केशवानंद आदि ने स्वामी दयानंद और आर्य समाज को गालियां देना ही धन संचय करने का साधन समझा था, वैसा ही बालक राम ने भी अमल शुरू किया। इसलिए पंडित लेखराम को इसके मुकाबले में कई जगह जाना पड़ा था। मास मई 1895 के आरंभ में उदासी बालक राम भेरा में था, इसलिए पंडित लेखराम ने वहां पहुंचकर बराबर 3 व्याख्यान दिए। यद्यपि शास्त्रार्थ के लिए बालक राम जी तैयार न हुए, तथापि भेरा आर्य समाज का वार्षिकोत्सव 24, 25, 26 मई 1895 के लिए नियत हो गया। पुत्रोत्पत्ति का आनंद। पंडित लेखराम के घर में संतानोत्पत्ति की आशा थी, इसलिए वह 15 मई 1895 को लाहौर से अपने धर्मपत्नी को साथ लेकर अपने घर कहुटे में पहुंचे, जहां 18 मई शनिवार के दिन प्रातः 9 और 10 के बीच में उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। बच्चे का नामकरण संस्कार वैदिक रीति से करके 22 मई को आर्य पथिक ने फिर यात्रा आरंभ कर दी। 36 वर्ष की आयु में विवाह करके जब पुत्र उत्पन्न हो तो उसके आनंद में साधारण पुरुष सब कुछ भूल जाता है, परंतु यहाँ तो अपने पत्र द्वारा मंत्री जी से प्रतिज्ञा कर चुके थे कि गुजर खां और तक्का में विशेष कार्यों के लिए 23 और 24 मई को ठहरते हुए 25 को भेरा आर्य समाज के उत्सव में सम्मिलित हो जाएंगे, और ऐसा किया भी। भेरा आर्य समाज के इस वार्षिकोत्सव में मैं भी सम्मिलित था। पंडित लेखराम जी अपने पुरुषार्थ को सफल देखकर गदगद हो रहे थे। साधु बालक राम को भी निमंत्रण भेजा गया, परंतु वो आकर अपनी अप्रतिष्ठा कब कराता था। यहाँ आपके एक व्याख्यान का विषय था आजकल के नौजवान और उनकी हिम्मत। व्याख्यान में आर्यपथिक ने कहा, जो युवक व्यायाम नहीं करते वे खाकर कुछ पचा नहीं सकते, और जब काफी भोजन नहीं खाते तो बल कहां से आवे। देखो, अस्पताल के बीमारों की खुराक गवर्नमेंट की ओर से नियत है। आटा आध सेर, दाल 1 पाव, घी 1 छटाक, चावल आध पाव। हमारे युवक अस्पताल के बीमारों से भी बदतर है कि 2-3 फुल्कियां खाकर उठ खड़े होते हैं। पंडित लेखराम जी के व्याख्यान का यह भाग उनके सब साथियों और नगर निवासियों को भी कंठ हो गया था। 27 की प्रातः हम सब भेरा से चले और 7:30 बजे लाला मूसा में पहुंचकर स्नान संध्यादि सारी मंडली ने किया। लगभग 6 व 7 उपदेशक थे। भोजन बनवाने का काम पंडित लेखराम ने अपने जिम्मे लिया। जब भाजे आदि के साथ आटे की पूरियां लाख कर रखी गई तो आज से आटे वाला मामला सबको हंसाता रहा।
भोजन के समय आर्यपथिक सबको टोकते जाते थे, परंतु मेरे साथ उनका सामुख्य हो गया। 2 पूरियां उन्हें दी जाती तो 2 ही मुझे। इस प्रकार जब सब हार गए और हम दोनों भी 17 पूरियां खा चुके तो पंडित जी ने हाथ धो लिए और मैं 2 लेकर बस की। तब पंडित जी बोले, लाला जी, मैं तो आपको रईसों में ही शुमार करता था, आपने तो गजब कर दिया। पंडित लेखराम वैसे तो बड़े टेढ़ी प्रकृति के दिखाई देते थे, परंतु थे बड़े ही हंसमुख और सहृदय। वह नहीं सहन कर सकते थे तो मक्कारी और झूठ को। भोजन के पश्चात पुत्रोत्पत्ति के उपलक्ष्य में पंडित लेखराम से सहभोज मांगा गया। पंडित जी ने उस समय के सारे भोजन का व्यय अपने पास से देकर सबको प्रसन्न कर दिया। ऋषि जीवन के काम में रुकावट। भेरा से लौटकर पंडित लेखराम ने अभी जीवन चरित्र के काम को हाथ ही लगाया था कि उनके लिए मांग क्वेटे से आई। इधर तो यह हाल और उधर जीवन चरित्र का मसाला पड़ताल कराने के लिए अंतरंग सभा ने प्रत्येक लेख की 3 प्रतियां तैयार करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। पंडित लेखराम भी ऐसी अवस्था में बड़े तंग आ जाते थे। सभा के मंत्री के नाम जो पत्र 17 मई को उन्होंने कहुटे से लिखा उसमें दर्ज था, आर्य प्रतिनिधि सभा के गत 2 अधिवेशनों में लाला मुंशीराम के विशेष आवश्यकताओं के कारण न सम्मिलित होने से काम पूर्ण नहीं हुआ। जो रेजोल्यूशन पास है मैं उनके साथ सहमत नहीं हूं। 3 कापियां कराने में 200-300 रुपए मुफ्त में फालतू खर्च होंगे। 1 कॉपी का होना तो जरूरी है, किंतु 1 से अधिक नहीं, उससे केवल व्यय ही बढ़ेगा। आप जानते हैं कि मैं यात्रा में और विशेषतः उपदेश के लिए यात्रा में जीवन चरित्र का काम बिल्कुल नहीं कर सकता, और यात्रा की असावधानी में पत्रों के गुम हो जाने का भी संदेह रहता है। अब मैं सब पत्र लाला जीवनदास के मकान पर ताले में बंद कर आया हूं, साथ नहीं लाया। आर्यपथिक के ऊपर लिखित दृढ़ प्रतिबंध करने पर भी इन्हें क्वेटा की ओर जाने की आज्ञा मिली। तदनुसार वे 8 जून 1895 को लाहौर से चलकर मिंटगुमरी पहुंचे, जहां उन्होंने 2 व्याख्यान दिए। 13 जून को सीबी पहुंचकर व्याख्यान दिया और 14 को क्वेटा में पहुंच गए। 16 और 18 जून को 2 व्याख्यान देने के पश्चात जुलाई के अंतिम सप्ताह में आर्य समाज का वार्षिकोत्सव रखवाया। इन्हीं दिनों मेरठ से पंडित लेखराम को एक पत्र जालंधर से घूमता हुआ क्वेटे में पहुंचा, जिसमें लिखा था कि एक हिंदू सभ्य मुसलमान हो चुका है और दूसरा होने वाला है, और पंडित लेखराम से सहायता चाहिए थी। क्वेटा से बिना आज्ञा मेरठ जाना कठिन था, परंतु पंडित लेखराम के अंदर कैसा आत्मा काम करता था उसका पता उनके पत्र से लगता है। लाला मुंशीराम जी को तार दी है कि इसका स्वयं प्रबंध करे या जैसी आज्ञा हो लिखे तो उसका पालन करूंगा। आप भी उनसे पूछ ले कि क्या बंदोबस्त किया। इधर तो आर्य समाज क्वेटा का वार्षिकोत्सव नियत कराया और उससे पहले धर्म प्रचार का सिलसिला जमाया, और इधर घर से बड़ा शोकजनक समाचार मिला। जब पंडित लेखराम घर पर छुट्टी लेकर गए थे, उन्हीं दिनों उनका भाई तोताराम बीमारी के बिस्तरे से उठा था, परंतु निर्बल अधिक था। क्वेटे में चाचा का एक पत्र पहुंचा कि 12 जून को भाई का देहांत हो गया। इस पर 1 जुलाई का जो पत्र क्वेटा से पंडित लेखराम ने सभा के मंत्री जी को लिखा, वह उनके मानसिक भावों को बड़ी उत्तमता से प्रकट करता है। मेरा छोटा भाई तोताराम 12 जून को मर गया, परंतु घर वालों ने मुझे कुछ समय तक सूचित न किया। कल पेशावर से मेरे चाचा का पत्र आया, जिससे हाल मालूम हुआ। हैरान हूं कि क्या करूं। इधर समाज का काम, उधर गृह की आपत्ति, हैरानी पर हैरानी है। यदि यहाँ से काम छोड़कर चला जाता हूँ तो अपने समाज को हानि पहुँचती है, और वहाँ भी बहुत सा हर्ज है।
लाचार मैंने आज ही घर पत्र लिखा है कि यदि वे मुझे आज्ञा दें तो जुलाई के अंत तक क्वेटे रहूं, नहीं तो पत्र आने पर आपको सूचना दूंगा। मालूम होता है कि घर वालों ने पंडित लेखराम को अपने धार्मिक संस्था से असीम प्रेम देखकर फिर उन्हें तंग नहीं किया, क्योंकि क्वेटा में 2 और व्याख्यान देकर हम उन्हें बलोचिस्तान का दौरा करते पाते हैं। 2 जुलाई 1895 को क्वेटा से चलकर बोलान, दोजान, कोलपुर, हीरक, चतरजई, पनीरबंद आदि में प्रचार और वेद प्रतिनिधि के लिए धन एकत्र करते क्वेटा में लौट आए। फिर क्वेटा आर्य समाज के वार्षिकोत्सव के पहले 2 व्याख्यान देकर नगर निवासियों को तैयार किया और वार्षिकोत्सव में 2 व्याख्यान देकर लौट पड़े। परंतु क्या पंडित लेखराम भाई के मरने से 1 महीना 10 दिनों के पश्चात घर लौटे? दीनानगर से तार आया था कि मुसलमानों के साथ शास्त्रार्थ ठन गया है, तब आर्यपति घर कैसे जाते? 30 जुलाई को क्वेटा से चलकर 31 जुलाई को जंक्शन स्टेशन पर प्रातः 10 बजे ईश्वर प्राप्ति विषय पर व्याख्यान दिया और फिर सीधे चलकर 1 अगस्त की रात को दीनानगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। यहाँ मौलवी अकबर अली और मौलवी चिरागुद्दीन मोहम्मदी मत के प्रचारक पहले से जमे हुए थे, परंतु शास्त्रार्थ के लिए सामने न आए। तब 2 अगस्त से आरंभ करके मौलवियों के मुकाबले में जबरदस्त व्याख्यान दिए और जनता के आग्रह पर फिर 3 दिन और ठहरकर वैदिक धर्म की श्रेष्ठता, संध्या की आवश्यकता और सच्चाई की मजबूत चट्टान, इन विषयों पर बड़े सारगर्भित व्याख्यान दिए। इनका प्रभाव उस समय के स्थानीय मंत्री जी इस प्रकार वर्णन करते हैं। किसी वार्षिकोत्सव में इतनी जनसंख्या उपस्थित नहीं हुई और पंडित लेखराम जी के व्याख्यानों से लोगों के हृदयों में जो सहानुभूति आर्य समाज के साथ उत्पन्न हुई है, उसका भी पहला ही अवसर है। पंडित जी के व्याख्यानों के पश्चात यहाँ संध्या पुस्तकों की बड़ी मांग हो रही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, कोई भी आर्य समाज का मेंबर और धर्मात्मा हिंदू न होगा जो अब भी 2 घंटे व्यय करके 2 काल संध्योपासन न करेगा। क्रमशः